Hello everyone. Today we'll continue with our discussion of 2020 prelims question paper. यार पहले हम देखते हैं 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं. आई हैव एनालाइज्ड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अभी हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. यू कैन पॉज द क्वेश्चन एंड यू कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच. यार ऐसा क्वेश्चन ना हर साल एक क्वेश्चन आते रहता है. एंड इन दिस क्वेश्चन ऑलवेज देयर इज एन आंसर कॉल्ड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव इट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. देखो रिस्पॉन्सिबल का वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर साल एक क्वेश्चन आती है. इसमें आता है कि द लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर. तो ऐसे क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन हर साल आता है. अगर इवन इफ यू वांटेड टू नो विच टू स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लोज, इफ यू सी दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लोज, ऐसे भी तुम देखोगे तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी क्लोज, सो यू शुड बी कमिंग टू दिस 50-50. एटलीस्ट इसमें आ जाना चाहिए द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट इज, द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट इज, इसमें भी द गवर्नमेंट इज है. एटलीस्ट इस तीन स्टेटमेंट से ही तुमको आंसर मार्क करना चाहिए, अगर मार्क करना है तो. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the constitution of India declares the ideal of welfare state? This is another easy question. That ये तो very simple question. Next, consider the following statements. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. ऐसा कुछ है क्या? अगर पॉलिटिक्स तुम अच्छा पढ़ लोगे, या देखो पॉलिटिका में ऐसे नहीं बोलूंगा, पॉलिटिका बहुत सारा ट्रिक्स है. पॉलिटिका ट्रिक्स है, बट पॉलिटिका बहुत सारा ट्रिक्स नहीं है. यू मस्ट ratify पॉलिटी. लक्ष्मीकांत एकदम रट लेना. अगेन एंड अगेन टेलिंग दैट ओनली. देखो बेसिक स्ट्रक्चर का अगर सुप्रीम कोर्ट तक they haven't defined it. What is the basic structure? It is getting defined in various cases, but this basic structure constitution can be defined हुआ नहीं है. On the other hand, if you see the second statement, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the constitution is based. ये तो judicial review का बात तो हुआ है, constitution में है. I think it's in article 13. So इसका आंसर हो जाएगा B. So जिसमें जिसमें ट्रिक्स होगा उसमें ट्रिक्स में बता दूंगा, जिसमें ट्रिक्स नहीं है आई विल जस्ट टेल यू हाउ यू कैन सॉल्व, हाउ यू कैन कम क्लोज टू द आंसर. ओके. Now 14th, one common agreement between Gandhism and Marxism is, those people who have studied sociology and those people who know the philosophy of Gandhi may be knowing this, and those people who may not be knowing, इनके लिए बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन कंडीशन. सो इसमें ये अगर तुमको अगर एलिमिनेट भी करना है, अगर इफ यू लॉजिकली थिंक, क्लास स्ट्रगल के बारे में गांधी हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट and Marx has talked, Gandhi has talked. So common agreement का बात हुआ है, तो you can at least come to this kind of thing. And economic determinism, Gandhi will never talk about economy will determine a struggle or a society. तो इतना तो कम करके आप ये और सी में आ सकते थे. और abolition of private property, ये हो सकता है कि तुमको लग सकता है कि गांधी में हैव टोल्ड, और मार्क्स तो बोला ही था, बट गांधी बोला नहीं बोला पता नहीं है. सो ये और सी में यू कुड हैव कम. दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट I will leave it to you. It is a tough question, and if you know, you will know. If you don't know, you don't know. Some questions you have to leave. We cannot attempt all the questions. कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना ही है यार. ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन मार के आना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वैसे इसका आंसर है ये, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हुआ है. दिस इज अगेन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव टोल्ड यू दैट जिसमें ऑप्शन सबसे छोटा है वो सही होता है. देखो अगर ऑन द आउटसेट इफ यू सी ऑप्शन डी इज द स्मॉलेस्ट ऑप्शन, इफ यू सी द वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल्सो इज सेम. अगर तुम देखोगे in this kind of question, if you have to come to a conclusion कि इसमें ज़्यादा है options, all the options are same. If you see an agency for widening the scope, an agency for strengthening the structure of federalism, an agency for facilitating political stability and economic growth, an agency for implementation of public policy. इसमें सिर्फ दो ही ट्रिक है. एक तो ट्रिक ये है कि सबसे छोटा ऑप्शन है, और दूसरा है ऑप्शन दैट यू मस्ट हैव स्टडीड, दैट ब्यूरोक्रेसी इज इंप्लीमेंटिंग बॉडी. जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, उनको सबको पता ही है सिविल सर्वेंट्स का जॉब होता है कि पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने का जॉब करते हैं. तो सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, तो ये भी कर ही सकते हैं. नो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज. देखो इस क्वेश्चन में देखो whether it is a part of the constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has no legal effect, a part of the constitution and has the same legal effect, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. In this question if you have to come 50-50, ए और डी को देखो, द स्टेटमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम. अगर तुम देखोगे ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, एटलीस्ट तुमको इतना पता चल जाना चाहिए कि ये और डी में ऑप्शन होगा. देयर इज नथिंग एल्स. ये और डी में ही तुमको मारना चाहिए. थोड़ा से तुम सोचोगे ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, वो थोड़ा ज़्यादा सही है. तो एटलीस्ट तुम 50-50 में तो पहुंच जाओगे. इसमें नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है. ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट्स. तो मैं तुमको ये तरीका बता रहा हूँ हाउ टू कम क्लोजर टू द ऑप्शन. देखो कि दो स्टेटमेंट्स कितना जिसमें ज़्यादा क्लोज है, उस हिसाब से यू शुड कम टू अ come more closer to the option by eliminating other two options. When you eliminate two options, at least you are left with A and D. Now you can mark A and D में थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओगे तो you'll come to the right answer. Now 17th question, gold tranky reserve rank refers to, this is again a simple question, a credit system granted by IMF to its member countries, to its members. So this is a very simple question with reference to the provisions contained in part 4 of the constitution of India, which are the following statements is or are correct. They shall be enforceable by court. First of all तुमको पता रहना चाहिए, again polity है, part 4 part 3 4, ये सब तुमको पता रहना चाहिए. दिस इज asking about DPSP. यार पॉलिटी में तो ना तुमको DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ये सब चीज़ वर्ड बाय वर्ड एकदम बाय हार्ट होना चाहिए. Even the articles, they shall not be enforceable by any court. The principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state. अगर कोई भी पॉलिटी इतना सीरियसली पढ़ रहा है उसको बहुत ही सिंपली इसका आंसर पता है कि ये डी 2 and 3 है. इसमें बोलते हैं कि इट इज दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये तो गलत है. तो व्हेन यू कट वन तो यू विल बी लेफ्ट विद ऑप्शन
B and D. And the principal laid down in this part are to influence the making of laws by the state. This is the basic. अगर तुम DPSP पढ़ोगे यही तो उसका फंडा एकदम बेसिक है. चलो 19th. Consider the following statements. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of the legislature of the state. Second statement, according to the Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and is sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after his release from prison. In this statement, first तुम permanently दोगे ना, ये statement ऐसे ही गलत हो जाएगा. तो statement 2 तो gone. Then statement 1, according to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of the legislature of the state. Therefore, this is a controversial question for this year. Some institutes have given A, some people had given D. So, but in my opinion, A is right. So let's see UPSC's answer. अभी के लिए मैं A जाऊँगा, but how you can eliminate this option? By permanently you can eliminate it. And this is a very general statement. We don't know whether it is given in Constitution or not. That only according to UPSC that how they are deciding, then we'll come to know. Next, consider the following statement: the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit. ये तो सही है. This first statement is right. The Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. ठीक है, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. यार इन दिस क्वेश्चन ना मैं तुमको बताता हूँ. देयर इज अ ट्रिक. नोबडी नोज. जनरली अगर तुम पॉलिटी पढ़ भी लेते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स तुमको बहुत ही टफ रहता है एग्जामिनेशन कंडीशन में सॉल्व करने के लिए. तो हमको पता नहीं है वेदर प्रेसिडेंट कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट एनी प्लेस. और कॉन्स्टिट्यूशन में यही बोला है क्या 3 सेशंस होना चाहिए, बट नॉट मैंडेटरी बोला है क्या, और नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज बोला है क्या. तो हमको ये कुछ भी पता नहीं है. बट हाउ यू कैन एलिमिनेट एनी वन स्टेटमेंट, दिस आई टेल यू. UPSC का जब भी whenever they wanted to make some statements wrong, they overemphasize the statement. You see the second statement, the Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. अगर 3 sessions दिया हुआ है and it is not mandatory, कभी ना कभी तो हमको पता चलता. तो why they are keeping all the 3 sessions? So this is a commonsensical view. When we are sitting at the examination hall, maybe it is very difficult to think. When you have to solve 100 questions, तुमको ये difficult हो सकता है, but this is what you have to develop. You have to think very fast. You have to comprehend very fast, and you have to think. इसीलिए questions तुम जितना से जितना question solve करते रहोगे, then you will be able to think these kind of things very easily. Soon after you come across these kind of options. तो अगर second statement तुमको गलत लगता है, when you cut the second statement, you are left with only A and D. Sorry, A and C. You're left with A and C. Now you see ये first statement तो है ही है. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. So this is again it's a 50-50. We don't know whether it is true or not true, but then at least you have come to 50-50. अगर 50-50 में तुम आके मार्क करोगे, generally मेरा मानना है कि when there is 2 options and you are landed with 50-50, you should mostly go for the higher option. There are 2 number of options that you should go for the higher option. And again there is if you would have heard many times parliament session होता है, many times they are like keep adjourning the session due to protest or walkout or whatever it is. So this is also again sense that we could have come closer to the option. So you see guys, this is closer to the option by eliminating other options, extreme options. This year specifically not much extreme options are there in UPSC, but still till now we have discussed only polity questions. Next session will be of other sections like history and all, so I will take up those questions, how to solve that also. So you like it and share with your friends who are preparing for civil service examination. Thank you.